उपचुनाव नतीजों का कितना असर? शायद वोटर्स की अब खंडित जनादेश पर नहीं है आस्था और हाल ही में आए उपचुनाव रिजल्ट में ये झलक भी दिखाई दी है। जो पार्टियों को जीतने का नहीं रखती दम, उन्हें दिखाया है बाहर का रास्ता। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के लिए उपचुनाव कई मायनों में अहम रहा है। एक और जहां भगवा पार्टी का वोट शेयर उपचुनाव में 7% गिरा, वहीं कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा रहा, 4.5% वोट शेयर में इजाफा हुआ है। उधर बंगाल में ममता का दमखम कायम रहा, भाजपा को काफी नुकसान यहां पर हुआ और यही ट्रेंड रहा तो 2024 में दीदी फिर से बंगाल में 42 सीटों का लक्ष्य हासिल कर सकती है। यानी लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल में 42 है और ये लक्ष्य दीदी पूरा कर सकती है, जिस तरह से अभी उपचुनाव नतीजे सामने आए हैं पश्चिम बंगाल के खासतौर से। तो कितना असर इसका रहा है, ये बेहद अहम है। शायद वोटर्स की अब खंडित जनादेश पर आस्था नहीं रही है और जिसे नहीं चाहता है वोटर, उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा है। ये उपचुनाव के परिणाम यही बयां करते हैं। पेट्रोल डीजल की दर में कटौती, 10 मारूंगा और 1 गिनूंगा वाली स्थिति है। 9 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर एक बार कर दी कटौती। केंद्र की इस तरह की कटौती पर सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ी हुई है। पिछले साल फरवरी से मई के माह बीच केंद्र ने पेट्रोल पर 13, डीजल पर 19 रुपए की बढ़ोतरी की। यूपीए सरकार में उत्पाद शुल्क पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे था, जो एनडीए सरकार में बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे हुआ है। यानी 23 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी पर केवल 5 रुपए की कटौती ही की गई है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क 2014 के स्तर पर लाए तब असली राहत पानी जाएगी, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे थे और इसके बाद एक बार दाम कम किए गए। लेकिन अब सोशल मीडिया में इसे लेकर बहस छिड़ी है, जंग छिड़ी है। तेल कीमतों से राहत में कई पेच है। केंद्र ने पेट्रोल डीजल में उत्पाद शुल्क घटाकर आमजन को राहत दी है और फिर राज्यों ने भी अपने स्थानीय करों में कटौती कर फायदा दिया। लेकिन उत्पाद शुल्क घटाने से केंद्र से ज्यादा राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र ने उत्पाद शुल्क को बांट रखा है 4 हिस्सों में। राज्यों को बांटे जाने वाले राजस्व में से ही केंद्र ने कटौती की है। उत्पाद शुल्क में उपकर यानी सेस विशेष करों का हिस्सा ज्यादा है, जिसका फायदा केंद्र को ही है और इस कटौती से राज्य सरकार पर ही दोहरी मार पड़ेगी। दिवाली पर टूटा कारोबार का रिकॉर्ड। इस बार दिवाली पर हुआ है 1.25 लाख करोड़ का कारोबार। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। संक्रमण घटने पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोगों ने इस बार स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा तरजीह दी है। छोटे कारीगरों, शिल्पकारों के बनाए उत्पादों की ज्यादा बिक्री हुई। सोना चांदी के जेवरात, सिक्कों की उम्मीद से ज्यादा खरीदारी हुई है और साथ ही मकान और वाहनों की बुकिंग भी यहां पर अच्छी बताई जा रही है। अब व्यापारियों को शादियों का सीजन से आस है। 14 नवंबर से दिसंबर के पहले पखवाड़े तक शादी का सीजन चलेगा और ऐसे में व्यापारी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस पखवाड़े में, इस दौरान जब शादी का सीजन चलेगा तो अच्छा प्रॉफिट यहां पर हो सकेगा, अच्छी खरीदारी लोग करेंगे। पंजाब में नवजोत सिद्धू की अजीब सियासत। सिद्धू ने फिर मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोका है। हालांकि पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन पार्टी आलाकमान और प्रदेश इकाई के लिए अब ये सरदर्द बने हैं। पंजाब में सत्ता पक्ष के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की बोली बोल रहे हैं सिद्धू चन्नी, यानी अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में फिर बनेगा सत्ता का नया गठबंधन? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। जल्द ही महाआघाड़ी सरकार के भविष्य पर विराम लग सकता है। शायद उद्धव ठाकरे फिर से सुधार सकते हैं भाजपा से अपने रिश्ते। शिवसेना फिर से भाजपा संग महाराष्ट्र में समीकरण बना सकती है, नया समीकरण बन सकते हैं। आगामी बीएमसी चुनाव से पहले हो सकता है महाराष्ट्र में सियासी धमाका, क्योंकि शरद पवार के करीबियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक हो सकते हैं केंद्र के निशाने पर। मलिक ने आर्यन मसले पर एनसीबी और वानखेड़े को बेनकाब करने का काम किया है और आगामी दिनों में पवार फिर से किसी बड़े घटनाक्रम की जद में आ सकते हैं। क्या वाकई समीर वानखेड़े पत्नी की बॉलीवुड में चाहते थे एंट्री? जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर मराठी फिल्मों से जुड़ी रही हैं और ऐसे में बॉलीवुड में सम्मानजनक एंट्री के लिए वानखेड़े ने शाहरुख से संपर्क साधा था, लेकिन शाहरुख ने वानखेड़े के इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया था और आर्यन ड्रग्स केस में वानखेड़े को भी मिल गया पूरा मौका। लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक की दखल अंदाजी से सब पर पानी फिर गया है। दूसरी ओर वानखेड़े को लेकर मलिक की जानकारियों से जांच एजेंसियां भी हैरान है। आखिरकार मलिक को वानखेड़े की इतनी सटीक खबरें कौन करा रहा है मुहैया, ये बेहद अहम सवाल। सबसे पहले सुई जा रही है, जिस तरह से जांच यहां पर इस मामले को लेकर की गई और सवाल यही उठ रहा था कि मलिक को आखिर इतनी सटीक खबरें कौन दे रहा है। सबसे पहले
समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैशी पर शक की सुई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जयंती पर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 14 नवंबर यानी नेहरू जयंती बड़े स्तर पर कार्यक्रम होंगे। पार्टी के एक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रूपरेखा बनाई है। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल होगा। 2 हफ्ते चलने वाले कार्यक्रम के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। गाँव में जाना, पदयात्रा करना, संभव हो तो गाँव में रुककर केंद्र की गलत नीतियों की जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरे वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाएंगे जनता से जुड़े सवाल। हालांकि केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल में उत्पाद शुल्क कम कर कांग्रेस के आंदोलन को कुछ कमजोर किया जाएगा और कांग्रेस पिछले महीने ही आंदोलन शुरू कर देती तो कटौती का श्रेय भी ले सकती। कोरोना को लेकर खतरनाक लापरवाही। दूसरे लहर के मुकाबले रोज होने वाले टेस्ट अब हुए हैं आधे। औसतन 19 लाख से घटकर 10 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। इनमें आरटीपीसीआर की हिस्सेदारी भी घटी है। 8% कोरोना संक्रमितों की भी ट्रैकिंग लगभग बंद है। वैसे 29 अक्टूबर के बाद कभी भी रोजाना 13,000 से ज्यादा नहीं आए हैं केस, लेकिन इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।